स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 11 में जीव विज्ञान में कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन ये चैप्टर चल रहा है आपका। इस चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने आपको समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। उसके पश्चात जो वीडियो आया था उसमें समसूत्री विष और समसूत्री कोशिका विभाजन के महत्व के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन का ही दूसरा प्रकार है, उसको बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को अंग्रेजी में बोलते हैं मियोसिस। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, वह कोशिका विभाजन जिसमें एक मातृकोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका से आधी ब्रैकेट में लिख लेंगे n, क्योंकि यहाँ पे जो मातृकोशिका होगी वो द्विगुणित होगी और जब उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी तो उसको हम कहेंगे अगुणित, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे n। आधी रह जाती है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन में आप लोगों ने पढ़ा था कि उसमें एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है। इसमें अंतर यह है कि एक मात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। ठीक है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के लिए मियोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका फॉर्मर एवं मूरे। तो वैज्ञानिक थे
फॉर्मर एवं मूरे ने किया था, तो समझो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को अंग्रेजी में मियोसिस कहते हैं और यह मियोसिस शब्द फॉर्मर और मूरे नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। क्लियर? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में युग्मकों के निर्माण के समय होता है। यानी जो गैमीट बनेंगे आपके, तो गैमीट जनन कोशिका से बनते हैं, तो वहां पे पहले अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, उसी के द्वारा आपके युग्मक निर्माण होंगे। इससे यह भी एक चीज क्लियर हो गया कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है। क्लियर? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस कोशिका में होता है, तो आप कह सकते हैं जनन कोशिका में होता है। और इस कोशिका विभाजन से किसका निर्माण होता है, तो बता सकते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का मतलब नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है? इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अगर मानव के केस में देखा जाए तो नर जनन कोशिका क्या कहलाती है? शुक्राणु कहलाती है, और मादा जनन कोशिका आपकी क्या कहलाती है? वो अंडाणु कहलाती है। तो शुक्राणुओं और अंडाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ही होता है। क्लियर? इसको थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट करा देंगे कि देखें ये आपकी मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका, और ये कैसी होगी? द्विगुणित होगी। गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या होंगे? 2n होगा। तो इसमें इस प्रकार जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें दो विभाजन होते हैं। पहले जो विभाजन होगा, तो पहला विभाजन जो होगा उसमें आपकी एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं पहले बनेगी। पहले आपकी दो पुत्री कोशिकाएं बनेगी, ये पुत्री कोशिकाएं बन रही है, पुत्री कोशिका, और यह भी आपकी क्या है? पुत्री कोशिका। इसी में गुणसूत्रों की संख्या भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, अगुणित हो जाएगी। फिर इन्हीं दोनों कोशिकाओं से एक बार फिर से विभाजन होगा, तो इनसे अब जो है दो दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी। एक से ये बनी, और एक ये बनी। ठीक है? ये पुत्री कोशिकाएं हैं, पुत्री कोशिकाएं, और गुणसूत्रों की संख्या क्या है इसमें? अगुणित। तो यहाँ देखने वाली बात है कि एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं, और इन बनने में दो प्रकार का विभाजन हो रहा है। पहला जो विभाजन होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और जो यहां से लेकर आपका यहां तक है इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। जो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है, यही वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड है, ये समसूत्री प्रकार का होता है। समसूत्री
सूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, पहले विभाजन में ही सूत्री विभाजन प्रथम में ही गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, 2 सूत्री कोशिकाएं बन गई। अब प्रत्येक सूत्री कोशिका सिंपल माइटोटिकली डिवाइड होगी, यानी कि सरल समसूत्री प्रकार से विभाजित होगी। जैसे एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। इस प्रकार अंततः देखेंगे कि एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। क्लियर? लिखेंगे कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को निम्न 2 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। निम्न 2 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला होगा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। क्या कह सकते हैं? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा हो जाएगा आपका द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ये मेन 2 अवस्थाएं हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन को इन्हीं 2 अवस्थाओं के अंतर्गत हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? देखते हैं जरा। पहला है क्या? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, या इसको लिख सकते हैं क्या? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, और इसके अंतर्गत आप पहले क्या लिखेंगे? केंद्रक विभाजन लिखेंगे। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं क्या? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें जो 2 भाग होंगे क्या होगा? नंबर डालने क्या? ए, कैपिटल ए। हेडिंग हो जाएगी, सीधे क्या आ जाएगी? नंबर 1 ए अंतरावस्था। इस अवस्था में कोशिका विभाजन से संबंधित
विभाजन से संबंधित आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करती है। आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करती है। तो पहली अंतरावस्था हो जाएगी। दूसरा देखें, नंबर बी आपका केंद्रक विभाजन प्रथम, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। केंद्रक विभाजन को बता रखा है मैंने, क्या केंद्रक विभाजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो केंद्रक विभाजन प्रथम, और केंद्रक विभाजन में आप लोग जानते हैं कि केंद्रक विभाजन को निम्न चार अवस्थाओं में बांटा गया है। निम्न चार अवस्थाओं में बांटा गया है। चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इसको आप स्मॉल से रिप्रेजेंट कर लें, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। चार कारक कौन से हैं? पूर्वावस्था प्रथम, सबके साथ प्रथम लगाएंगे। पूर्वावस्था प्रथम, फिर आएगा आपका मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम, और ये होगा आपका अंत्यावस्था प्रथम। तो इन्हीं सारी केंद्रक विभाजन की चार अवस्थाएं हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और लास्ट में क्या आएगा? टेलोफेज फर्स्ट। तो इन्हीं पहले चार अवस्थाओं को हम पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत केंद्रक का विभाजन होगा। ओके, देखेंगे। पहला आपका आएगा नंबर ए, पूर्वावस्था प्रथम, ध्यान रखिए बोलते हैं इसको क्या? प्रोफेज फर्स्ट। पूर्वावस्था प्रथम या अंग्रेजी बोलते हैं इसको क्या? प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम सबसे बड़ी अवस्था होती है। यही प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे बड़ी होती है। बड़े का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि किस अवस्था में सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे बड़ी अवस्था कौन सी हो गई आपकी? पूर्वावस्था प्रथम। ठीक है, इसे निम्न प्रावस्थाओं में
निम्न प्रावस्थाओं में बांटा गया है, बांटा गया है। यानी पूर्वावस्था को भी, पूर्वावस्था प्रथम को भी कई सारी पूर्वावस्थाओं में बांट दिया गया। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। 5 अवस्थाएं, पूर्वावस्थाएं इसकी हैं। नंबर 1 आपका है लैक्टोटीन, लैक्टोटीन। दूसरा है आपका जाइगोटीन, जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद आएगा आपका पैचिटीन, पैचिटीन। फिर आएगा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। और अगला आएगा आपका डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ये 5 उप अवस्थाओं में पूर्वावस्था को बांट दिया गया। ठीक है, अब इन 5 अवस्थाओं में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या होता है, उसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। तो पहला आपका हो गया कौन सा, लैक्टोटीन, लैक्टोटीन। ठीक है, इस अवस्था में केंद्रक का क्रोमैटिन जाल खुलकर, जो क्रोमैटिन जाल होता है, क्रोमैटिन धागे आपस में परस्पर को गुथे होते हैं, वो गुथा हुआ क्रोमैटिन जाल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो क्रोमैटिन जाल खुलकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है, गुणसूत्रों का निर्माण करता है। इन गुणसूत्रों में आधे गुणसूत्र नर व आधे मादा, आधे नर व आधे मादा होते हैं। आधे गुणसूत्र उसमें क्या होंगे, नर होंगे, और आधे गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, उसमें से मादा होंगे। समान प्रकार के गुणसूत्र समजात गुणसूत्र, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो इन गुणसूत्रों में जो गुणसूत्र होते हैं, उनमें से आधे गुणसूत्र जो होते हैं वो नर होते हैं, और आधे गुणसूत्र जो होते हैं वो मादा होते हैं। जो समान प्रकार के गुणसूत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया लैक्टोटीन। लैक्टोटीन के बाद आएगी आपकी नंबर 2 जाइगोटीन, जाइगोटीन। ये सेकेंड प्रावस्था हो जाएगी आपकी।
इस अवस्था में समजात गुणसूत्र समजात गुणसूत्र पास पास आकर जोड़े बनाने लगते हैं। जोड़े बनाने लगते हैं। जोड़े बनाने की क्रिया सिनैप्सिस कहलाती है। जो समजात गुणसूत्र होंगे वो पास में आएंगे, क्या बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे। और जोड़े बनाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? सिनैप्सिस कहलाती है। क्लियर? तथा इन जोड़ीदार गुणसूत्रों को युगली गुणसूत्र कहते हैं। युगली गुणसूत्र कहते हैं। तो ये आपकी हो गई जाइगोटीन अवस्था। थर्ड आपकी जो आएगी वो क्या है? आपकी पैचिटीन अवस्था। पैचिटीन। इस पैचिटीन में देखें, इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र अपनी लंबाई में फटा हुआ प्रतीत होता है। यानी जो गुणसूत्र होगा वो अपनी लंबाई में पूरा क्या हो जाएगा? फटा हुआ दिखाई पड़ेगा, जिससे प्रत्येक गुणसूत्र में 4 अर्धगुणसूत्र दिखाई देते हैं। ठीक है? इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र अपनी लंबाई में फटा हुआ प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक गुणसूत्र में 4 अर्धगुणसूत्र दिखाई देते हैं। तो आपने देखा कि प्रत्येक गुणसूत्र में 4 अर्धगुणसूत्र दिखाई देते हैं। ठीक है? आगे देखेंगे
युग्मित गुणसूत्र का प्रत्येक गुणसूत्र युग्मित गुणसूत्र का प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगता है। ये गुणसूत्र कुछ स्थानों पर एक दूसरे के साथ क्रॉस बनाते हैं। ऐसे जाके वो आपस में क्रॉस कर लेंगे तो क्रॉस बनाते हैं। इन स्थानों को कियासमेटा कहते हैं। इन्हीं स्थानों पर गुणसूत्र टूट जाते हैं, जिससे एक गुणसूत्र का टूटा भाग आगे देखेंगे इधर, एक गुणसूत्र का टूटा भाग पहले गुणसूत्र से तथा पहले का टूटा भाग दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है। इस क्रिया को जीन विनिमय अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि जीन विनिमय की क्रिया किस अवस्था में होती है, तो आप बता सकते हैं कि जीन विनिमय की क्रिया अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था प्रथम के पैचिटीन अवस्था में होती है। ठीक है, क्लियर? तो आपका पैचिटीन हो गया। अब पैचिटीन के बाद आएगा क्या आपका डिप्लोटीन। अगला जो आपका फोर्थ नंबर आएगा वो क्या आएगा, डिप्लोटीन। इस अवस्था में गुणसूत्र
और अधिक संघनित होते हैं, जिससे उनकी मोटाई बढ़ जाती है और वे मोटाई बढ़ जाती है तक, ठीक है, मोटाई बढ़ जाती है ठीक है, मोटाई बढ़ जाती है। यहाँ पे लिखा था गुणसूत्र आपस में पेयरिंग करने लगते हैं, क्रॉस बनाने लगते हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक युगल के गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। जो उन्होंने पेयरिंग की थी, युगल बनाया था, अब क्या होगा, उस युगल से गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अलग होने लगते हैं। चौथा गुण, इसके बाद आएगी आपकी पांचवी जो अवस्था है वो क्या है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये पूर्वावस्था प्रथम की सबसे लास्ट अवस्था होगी। इसमें क्या होगा कि इस अवस्था में गुणसूत्र और अधिक कुंडलित हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं, ठीक है, तथा कियासमेटा गुणसूत्र की बाह की ओर गुणसूत्र बाह के अंत में आ जाता है, ऐसे बाह के अंत में आ जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ पूर्वावस्था प्रथम समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये आपका पूर्वावस्था प्रथम आपकी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम में पूर्वावस्था प्रथम आपकी हो गई है। इसके आगे की जो प्रावस्थाएं होंगी ये हम आपको इसके आगे वाले अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। तो अगले वीडियो में ये पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। आशा है आज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और हाँ, यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा।